डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दूसरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं ये पार्ट 6 नंबर का है। इसमें एक पर्सन तो 1 नंबर का आना है और एक पर्सन 3+2 यानी कि 5 नंबर का आना है। 3 नंबर का वर्णन और 2 नंबर का उसका नामांकित चित्र का। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो छोटा पर्सन है जो 1 नंबर का है वो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर यहाँ हमें इनको समझना है। ठीक है, ये एक प्रकार से पूरा जो पाठ अपन ने दूसरा जो पाठ पढ़ा है उसका उसकी समरी है, उसका सारांश है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसका आंसर होगा कोशिका। या ऐसे पूछ लिया जाए कोशिका क्या है या कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक ये दोनों नाम आने जरूरी हैं। इकाई, इकाई यानी कि यूनिट। इकाई किसे कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट है उसे अपन इकाई कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पाठ के नाम पर ही है। पाठ का नाम क्या है? मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में ये तंत्र की बात कर रहा है कि तंत्र किसे कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा संपादित सामूहिक क्रियाएं एक तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए, समझते हैं। शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कि ये कोशिकाएं सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका। कोशिकाएं बहुत सारी मिलकर के क्या बनाती हैं? उत्तक। कोशिकाएं क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। और उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर के बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? अंग। ठीक है, जैसे फेफड़े हैं, आमाशय है, ये अंग हैं। और अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, ये अंग तंत्र लिख दिया मैंने, अंग तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र बन गए। और सारे अंग तंत्र मिलकर के पूरा एक शरीर बनाते हैं। पूरे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि पूरा सजीव जो है वो बनता है। तो यहां हमने ये देखा कि तंत्र क्या है। तंत्र जो है अंगों के द्वारा, देखिए अंग तंत्र की बात कर रहा है, तो अंगों से और बहुत सारे अंग मिलकर के सामूहिक काम करेंगे। क्रिया मतलब कार्य करना, एक साथ काम करेंगे। जैसे पाचन तंत्र की बात करें तो ये यहाँ ऊपर से अपन पढ़ते हैं गर्सनी, गर्शिका, है ना। ये आमाशय या आमाशय एक अंग है। फिर छोटी आंत का भाग ग्रहणी, ठीक है ना। अगर क्षुद्रांतर, क्षुद्रांतर, बड़ी आंत, तो ये एक अंग है। छोटी आंत एक अंग है। तो ये अंग सारे मिलकर के सामूहिक रूप से पाचन का काम करते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं। तो ये एक तंत्र का निर्माण करता है, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले यहाँ पाचन तंत्र की बात की जा रही है। भोजन के अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? अपन जो मुख में भोजन चबाते हैं और उसको निगलते हैं उसे अपन अंतर्ग्रहण कहते हैं। से लेकर मल त्याग, मल का त्याग करते हैं तक की प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि मुख से लेकर के और जो मलाशय, जो अंतिम भाग है आहार नाल का, वो सारा क्या है? पाचन तंत्र है। भोजन के जटिल घटकों को, देखिए जटिल घटक का मतलब क्या है? अपन जो भोजन करते हैं उसमें जैसे चपाती है, चावल है ना। तो वो तो उसमें तो है कार्बोहाइड्रेट। अनाज में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दाल है, उसमें प्रोटीन है ना। या वसा तेल जो अपन खा रहे हैं उसमें क्या है? वसा है, फेट है, तेल या घी के अंदर चिकने वाली चीजों में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये जटिल अवस्था में है। इनको सरल अणु में तोड़ा जाएगा। तो जटिल को सरल में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। देखिए क्या लिखा है, भोजन के जटिल घटकों को, जटिल घटक का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के जटिल अणु, ठीक है, को पाचन द्वारा, पाचन का मतलब उनको तोड़ना सरल अणु में, सरलीकृत करना। और सरलीकृत यानी कि उनको सरल अणु में तोड़ दिया, उसके बाद में क्या करेगा? हमारी आहार नाल उसका अवशोषण करेगी। ठीक है, अवशोषण करना पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है। ये पाचन तंत्र की एक प्रकार से परिभाषा है, या पाचन तंत्र का कार्य भी इसमें साथ में शामिल है। ठीक है, चलिए फिर अपन यहाँ चौथा पॉइंट देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर सवर्णी पेशियां, सवर्णी पेशियां पाचन तंत्र में होती हैं। भोजन भोजन पचित भोजन रस और अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। कैसे?
जैसे अपन मुंह के अंदर भोजन चबाते हैं और मुंह में जो भोजन चबा रहे हैं उसे अपन यहां से गर्सनी, फिर ये गर्शिका, और फिर वो भोजन आमाशय में पहुंचता है, ठीक है ना, ये आमाशय, यहाँ तक आमाशय तक पहुंच गया। तो ये इस समय जो भोजन है ये यहाँ अपनी गर्सनी से गर्शिका में आएगा, तो ये कर्मानुकुंचन गति करेगा, यानी कि ये जो नलिका है गर्शिका, ये कौन सी गति करेगी, कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन से ये जो जो अपने भोजन निकला है, इस निकले हुए भोजन को अपन बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोलस। तो ये जो बोलस है ये यहाँ से मुख से कहा जाएगा, गर्सनी में, गर्सनी से फिर गर्शिका में, फिर आमाशय में पहुंचता है। तो ये यहाँ से जो गति हुई है, ठीक है ना, ये कौन सी पेशियां करती हैं, सवर्णी पेशियां। फिर आगे और देखिए, यहां से आमाशय से भोजन कुछ घंटे ठहरेगा यहाँ पर, 4 से 5 घंटे, फिर ये ग्रहणी में जाएगा, ठीक है ना, ये ग्रहणी वाला भाग ये। तो यहाँ पर ये भोजन जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है इसे अपन कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम। याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको कायम कहेंगे। तो ये ग्रहणी के अंदर भी गति करेगा भोजन, ठीक है ना, यानी कि अगर शुद्रांतर, फिर शुद्रांतर, फिर बृहदांतर, बड़ी आंतर, फिर ये मलाशय तक यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये इस प्रकार से जो गति कर रहा है, ये गति कौन सी पेशियों के द्वारा होती है, सवर्णी पेशियां, जिनको स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट क्या है, मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यानी भोजन का पाचन अपने सबसे पहले मुख से शुरू होता है, क्योंकि मुख में लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी, और दांत है जो भोजन को चबाते हैं, ठीक है। तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो कृतनक, जैसे मान लीजिए यहाँ में एक जबड़े का, जैसे ये निचला जबड़ा है और ये इसका मैंने आधा भाग इधर कर लिया, तो एक दांत ये मैंने यहाँ एक दांत बना दिया और ये दूसरा दांत बना दिया। ये 2 दांत जो सामने के दांत है ना, 2 इधर है अपने यहाँ पर, ये जो सामने वाले दांत हैं निचले जबड़े में, और ऊपर भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो ये तो है कृतनक। कृतनक यानी कि कुतरने वाले दांत, भोजन को कुतरने का काम करते हैं। खरगोश में, चूहे में थोड़े बड़े होते हैं ना, वो कुतरने का काम ज्यादा करते हैं, खरगोश और चूहा। दूसरे है रदनक दांत। रदनक दांत देखिए, इधर जबड़े में ये एक नुकीला दांत ऐसा, और इधर भी एक नुकीला दांत ये रहा ऐसा, ये नुकीले दांत है रदनक। निचले जबड़े में 2 हैं और ऊपरी जबड़े में भी 2 हैं। अगर चरणक, ठीक है, इसके बाद में यहाँ अगर चरणक होते हैं, यानी कि ये 3 दांत ऐसे बड़े वाले हैं ना, ये 1 2 3 दांत, ये अगर चरणक है। फिर उसके बाद में चरणक, ये अगर चरणक 2 होते हैं संख्या में, कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। और फिर है चौरणक सबसे अंत में, पीछे पीछे ये 3 होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर चौरणक, यानी कि चौरणक जो है, चौरणक का काम चबाने का, और अगर चौरणक का भी काम चबाने का है, भोजन को चबाने का काम है, ठीक है, चबाने से नाम पड़ गया चौरणक। अब ये तो है चौरणक पीछे वाले सबसे लास्ट में, और यहाँ पर ये जो चौरणक उसके आगे 2 दांत हैं, ये क्या है, अगर चौरणक। अगर मतलब आगे, चौरणक के आगे, तो अगर चौरणक नाम पड़ गया। और ये जो चौरणक दांत हैं, इनमें जो सबसे लास्ट वाला जो दांत है ये, इसे कहते हैं अक्कल दाढ़, है ना। अक्कल दाढ़ यानी कि जब लगभग अपने किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हमारे ये दांत जो है, ये अंतिम जो दाढ़ है, इसको अपन दाढ़ कहते हैं, ठीक है। अक्कल दाढ़ यानी कि उस समय मेच्योर हो जाते हैं, हम परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, लगभग 18-19 साल की उम्र के पश्चात, तो ये उस समय आता है, ठीक है, इसलिए इसको अक्कल दाढ़ कहा जाता है। अब आगे बता रहा है कि मानव में मसूड़ों एवं दांतों की स्थिति को ग्रत दंती, यानी कि दांत कहाँ होते हैं, गर्त में। गर्त का मतलब गड्ढा, है ना। दांत जो है वो हमारे मसूड़ के अंदर, गड्ढे के अंदर बिल्कुल पकड़े हुए हैं, तो इसे अपन ग्रत दंती कहते हैं। और मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इसको द्विबार दंती दांत पाए जाते हैं। शुरू के दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20, और टोटल दांत कितने हैं, 32, ठीक है ना। दूध के दांत 20 पाए जाते हैं। तो ये दूध के दांत जो 20 दांत आते हैं, ये सारे के सारे गिर जाते हैं, उसके पश्चात फिर से दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, तो द्विबार दंती कहा जाता है। छठा पॉइंट है, गर्सनी अपनी संरचना में यह सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में या वायुग्रास नाल में प्रविष्ट ना हो पाए। देखिए समझिए, जैसे मनुष्य का मैं ये मुख की संरचना बना रहा हूं, ठीक है ना, ये खोपड़ी है और ये यहाँ पर ये गर्दन, ठीक। जो मुख है, उस मुख में जब भोजन निगलते हैं, तो यहाँ पर मुख से भोजन, एक नलिका है, ये नलिका, ठीक है। ये जो नलिका है ये है गर्सनी। क्या है ये गर्सनी, यानी कि नासा गर्सनी, नास के द्वारा यहाँ खुल रही है, मुख से खुल रही है मुख गर्सनी, ठीक। तो ये गर्सनी है। ये गर्सनी जो है ये आगे चल करके यहाँ इस प्रकार से 2 नलिकाओं में बढ़ जाती है। ये देखिएगा, मैंने इसको यहाँ
दो नलिकाओं में बांट दिया। ठीक है, एक तो ये आगे वाली, ये तो होती है श्वास नली। आगे वाली तो क्या होगी, श्वास नली, जो अपने जो फेफड़े ना, उन फेफड़ों के अंदर श्वास को, यानी कि फेफड़ों के अंदर वायु को लेके जाएगी। ठीक है ना, आगे वाली ये अपने फेफड़े बना दिए मैंने। तो यहाँ पर ये जो गर्सनी है, ये गर्सनी आगे चल करके दो नलिकाओं में बढ़ जाती है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो नलिकाएं जो बढ़ रही हैं, यहाँ एक अंग होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। इसको हिंदी में घाटी ढक्कन कहते हैं। ये जो अंग दिख रहा है, ठीक है ना, घाटी ढक्कन, ये क्या काम करता है, जब भोजन यहाँ पर गर्सनी से हम निगलते हैं अंदर, तो ये जो पीछे वाली जो नलिका ना, इसका नाम है गर्शिका। पीछे वाले का नाम क्या है, गर्शिका। नहीं, ये इस प्रकार से गर्शिका, फिर ये आगे नीचे आमाशय, ठीक है ना, आमाशय बना दिया मैंने ऐसे। तो यहाँ पर ये जो गर्शिका है, ये गर्सनी और ये गर्शिका, तो ये जो गर्सनी, गर्सनी के जस्ट यहाँ जहां पर श्वास नली और गर्शिका शुरू होती है, वहां ये घाटी ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब भोजन को निगलते हैं तो भोजन कहां जाएगा, इस गर्शिका में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एपिग्लोटिस इस श्वास नली को यहां से बंद कर देगा, इस श्वास नली को, आगे वाली को। क्यों, कि ताकि भोजन श्वास नली में नहीं चला जाए। भोजन को कहां जाना है, भोजन को गर्शिका में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस सुरक्षा का काम करता है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये जो गर्सनी है, इस गर्सनी का जो अंतिम भाग, चाहे तो अंतिम भाग पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गर्शिका है उसका ऊपरी भाग, ये जो गर्शिका शुरू हो रही है, इसका सबसे ऊपरी का भाग ये भाग है ना, यानी कि यह है गर्सनी और गर्शिका के यहाँ इस भाग में पाया जाता है एपिग्लोटिस। तो ये बता रहा है कि गर्सनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नली, अब ये सुनिश्चित कौन करता है, ये घाटी ढक्कन करता है, एपिग्लोटिस करता है। ठीक है ना, कि भोजन जो वो श्वास नली में और वायु ग्रास नली में नहीं चली जाए। भोजन को तो कहां जाना है, भोजन को तो ग्रास नाल में जाना है, और वायु को कहां जाना है, वायु को श्वास नली के अंदर इसमें जाना है। आगे इसमें बताया गया है कि आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए अपनी जो आगे ये जो गर्शिका है, ये पेट के अंदर ये अपना आमाशय, इस प्रकार से मैंने कई बार इसका चित्र बनाया है, ये आमाशय है। तो आमाशय का जहां भोजन इसमें आमाशय में यहां से ऊपर से आ रहा है, ये भाग तो कहलाता है इसका कॉर्डियक, हिंदी में इसको जठरागमन। आमाशय को जठर कहते हैं, आमाशय को क्या कहते हैं, जठर। जठर प्लस आगमन, किसका आगमन हो रहा है, भोजन का आगमन, किस भाग में, इस भाग में, यहाँ भोजन आता है। ठीक है ना, मुख से यहाँ भोजन आ रहा है। तो यहाँ पर ये भोजन जिस भाग में आमाशय में आ रहा है, उस भाग का नाम क्या है, जठरागमन। दूसरा है पाइलोरिक, अंग्रेजी का शब्द पाइलोरिक, हिंदी में इसको जठर निर्गमी। निर्गम का मतलब निकलना, बाहर जाना। अब ये जो भाग है जहां से भोजन आमाशय के अंदर यहाँ है, और यहाँ से ग्रहणी में जाएगा नीचे, ठीक है ना, नीचे वाली ग्रहणी इसमें पहुंचता है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, आमाशय का जठर निर्गमी भाग। तथा फंडिस, फंडिस जो बीच का ये भाग बच गया है पूरा, ये भाग क्या है, इसका फंडिस कहलाता है। तो आमाशय 3 भाग हो गए, जठरागमन, जठर निर्गमी और फंडिस भाग। ठीक है ना, तो इनके आपको नाम याद करने हैं। 8 का पॉइंट है, भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। देखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये, 8 का पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है, देखिए समझिएगा इसको ध्यान से। अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि ये गर्शिका, गर्शिका के आगे क्या है, आमाशय। ठीक है ना, और ये जो आमाशय है, आमाशय के आगे ग्रहणी शुरू होती है, और फिर ये छोटी आंत, मैं बना रहा हूं देखो इसको ध्यान से, ये नलिका बना दी मैंने। ठीक है, छोटी आंत की, यहाँ ये छोटी आंत के बाद में शुरू होती है बड़ी आंत। ये लीजिए, ये मैंने ये बड़ी आंत बना दी, बड़ी आंत इस प्रकार से, फिर नीचे ये मलाशय। ठीक है, ये बड़ी आंत। अब ये जो मैंने बनाई है यहाँ आमाशय के बाद में, ये जो घुमाव है, ग्रहणी वाला ये घुमाव है ना, ये छोटी आंत का ही भाग है, यानी कि ये छोटी आंत यहाँ से शुरू होती है आमाशय से लेकर के, और ये बड़ी आंत तक। तो ये जो घुमाव है यहाँ पर, इस घुमाव का तो नाम क्या है, ग्रहणी। ये तो हो गई ग्रहणी। और इसके जस्ट आगे यहाँ ये जो इस प्रकार से आगे भाग ये और घुमा हुआ है, ये है अग्र क्षुद्रांतर। क्षुद्र मतलब छोटी आंत, ठीक है ना, अग्र यानी कि आगे की क्षुद्रांतर। फिर है क्षुद्रांतर, यानी कि जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ ये भाग, अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग, ये कहलाता है क्या, क्षुद्रांतर। ठीक है ना, और ये अग्र क्षुद्रांतर। तो इस प्रकार से ग्रहणी, फिर अग्र क्षुद्रांतर, और फिर अंतिम भाग क्षुद्रांतर कहलाता है। तो 3 भाग हो गए। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा पाचन
छोटी आंत के अंदर तो होता है, लेकिन छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है, ग्रहणी में होता है या अग्र क्षुद्रांतर या क्षुद्रांतर में। तो इसका सही आंसर ग्रहणी होगा। यानी कि छोटी आंत में तो पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है, उसका सही आंसर क्या है, ग्रहणी। ठीक है, और यहां सबसे ज्यादा पाचन होता है, और अवशोषण जो है वो सबसे ज्यादा अग्र क्षुद्रांतर में, इस भाग में अवशोषण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बड़ी आंत मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करती है और अपचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करती है। और बड़ी आंत के भी तीन भाग है, अधरांतर, अधरांतर जिसे अंडनाल कहते हैं, वृद्धांतर और मलाशय। देखिए इसको समझते हैं अपन। मैं ये डायग्राम बार बार पाचन तंत्र का बना रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार से इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये ग्रहणी थी, ये अगर छोटी आंत, ठीक है ना, छोटी आंत के बाद में क्या शुरू होगी, यहाँ पर ये एक छोटी सी संरचना जिसको अपन अपेंडिक्स कहते हैं, ये शुरू हो गया, और ये यहाँ बड़ी आंत शुरू हो गई। बड़ी आंत इस प्रकार से घूम करके ऐसे आती है। ठीक है, ये लीजिए मैंने इसको घुमा दिया। छोटी आंत जो है वो लंबाई में छोटी होती, बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन इसका व्यास देखो पतली है, ये ना, छोटी आंत पतली है, और जो बड़ी आंत है इसका व्यास ज्यादा होता है, मोटी होती है, इसलिए इसका नाम बड़ी आंत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो छोटी आंत का अंतिम भाग जो था क्षुद्रांतर है, उसके आगे शुरू होती है बड़ी आंत। तो यहाँ एक अपेंडिक्स नामक अवशेषीय अंग होता है, ये हमारे पूर्वजों में सेलुलोज का पाचन करने में सहायक था, अब ये हमारे अंदर अवशेषीय अंग है, यानी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ जो पहला भाग जो शुरू हो रहा है, ठीक है, बड़ी आंत का, यहाँ से, इस भाग का नाम क्या है, अधांतर, अधांतर बोल दीजिए, या फिर इसको अंधनाल बोल दीजिए, की बात है। ये भाग, इतना भाग क्या है, अधांतर या अंधनाल। उसके बाद में वृद्धांतर। वृद्धांतर के चार भाग हैं। देखिए यहां से जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो है आरोही वृद्धांतर, ये ऐसे है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ वृद्धांतर। फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, इसे बोलते हैं अवरोही वृद्धांतर। और ये एस जैसा घुमाव ऐसे है ना, इसे बोलते हैं सिग्मोइड वृद्धांतर, सिग्मोइड वृद्धांतर। तो वृद्धांतर के चार भाग होते हैं। फिर अंतिम भाग है मलाशय। यहाँ ये जो अंतिम भाग है ये क्या है, ये मलाशय होता है, जिसमें मल जो है वो संग्रहित रहता है और उत्सर्जन द्वारा उसको बाहर त्याग दिया जाता है। चलिए फिर अपन बात करते हैं 10वें पॉइंट की। पाचन तंत्र में कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। भोजन को पचाने के लिए ग्रंथियां जो है वो एंजाइम का स्त्राव करती हैं, जिसे पाचक रस भी कहते हैं। पाचक रस बोल दीजिए या एंजाइम, ठीक है ना, वो रस उसमें एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि तीन ग्रंथि है मोस्टली इसमें। एक तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि जो है वो तीन जोड़ी होती हैं। दूसरी यकृत ग्रंथि जिसको लीवर कहते हैं। तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अपन हार्मोन वाले चैप्टर में पॉइंट में भी पढ़ेंगे, है ना। अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन भी छोड़ती है। तो पहले अपन बात करें लार ग्रंथि की। देखिए अपना जो खोपड़ी है, ठीक है ना, उसमें जैसे मान लीजिए मैंने ये कान का चित्र बना दिया, ऐसे यहाँ पर ये कान है। तो ये कान के जस्ट नीचे यहाँ अपने गाल में ये एक, जैसे बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, दो कान है ना अपने, बायां और दायां। तो ये दोनों कानों के नीचे यहाँ गाल में पाई जाती है। उसका नाम तो क्या है, वो जो ग्रंथि, ये कर्णपूर्व ग्रंथि कहलाती है। कर्णपूर्व यानी कि कान के पास में। फिर अपना जो निचला जबड़ा है, ठीक है ना, इस जबड़े में यहाँ होती है दाएं तरफ एक बाईं तरफ, ठीक, ये अधोजंब कहलाती है। क्या नाम है इसका, अधोजंब। और अपनी जो जीभ है, जीवा है, जीभ, उसके नीचे यहाँ जो होती है, जीभ के नीचे की तरफ, ठीक है, ये कहलाती है अधो जीवा। तो इस प्रकार से तीन और तीन छह, यानी कि तीन जोड़ी बोल दीजिए, या छह लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जो कि लार का स्त्राव करती हैं। और लार के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरी बात करेंगे यकृत ग्रंथि की। यकृत ग्रंथि कहाँ देखिएगा, अपनी जो ये गर्शिका से फिर आमाशय जो आ रहा था, आमाशय के बाद में ग्रहणी जो है, यहाँ इस ग्रहणी से एक इस प्रकार से नलिका जुड़ी होती है इधर, और ये है अपना लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। ठीक है ना, यकृत में पीत रस बनाता है यकृत, और पीत रस बना करके उसको पिताशय, एक थैली है यहाँ पिताशय, जिसको पीत की थैली कहते हैं, उसके अंदर पिताशय को, पीत रस को यहाँ एकत्रित कर देता है। और जब भोजन यहाँ से ग्रहणी में जाएगा तो यहाँ से पिताशय से पीतरस निकलेगा, और ये इस ग्रहणी में पीतरस मिल जाएगा। पीतरस का काम है वसा का पायशीकरण करना। वसा यानी कि जो अपने तेल, घी, चिकनाई वाले पदार्थ खाए ना, उसको पायशीकरण करता है, जिससे वो पानी में घुल जाए और उसका पाचन हो जाए। ठीक है, तीसरी जो ग्रंथि अग्नाशय, देखिए यहाँ पर ये जो ग्रहणी वाला भाग है और ये आमाशय ऊपर ये ग्रहणी यही होती है, इस प्रकार से एक अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय रस का स्त्राव करती है, अग्नाशय रस को ग्रहणी में छोड़ती है। ये पीत रस और ये अग्नाशय रस, ये दोनों रस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि आमाशय में भोजन कैसा है, अम्लीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भोजन अम्लीय है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको, इसकी अम्लता को कम करने के लिए क्षार
अग्नाशय रस और पीतरस सारे पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। ये ग्रंथियां पाचक रसों द्वारा भोजन के पाचन में मदद करती हैं। ये ग्रंथियां क्या काम करती हैं? पाचक रस छोड़ेंगी, भोजन का पाचन करेंगी। ग्रंथियों के अलावा आमाशय, देखिए आमाशय भी कुछ पाचक रस छोड़ता है, जैसे पेप्सिन है ना। और छोटी आंत, छोटी आंत जो ये ग्रहणी वाला भाग है, ये भी पाचक रस, पाचक एंजाइमों का स्त्रावन करता है। अब अपना अगला पॉइंट जो है उसमें बात करेंगे श्वसन तंत्र की। किसके? श्वसन तंत्र की। गैसों और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन का विनिमय जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है को श्वसन कहा जाता है। देखिए श्वसन किसे कहते हैं? जैसे अपने नाक से श्वास ले रहे हैं, नाक से श्वास लेंगे वो अपनी श्वास नली में जाएगा। श्वास नली जो आगे दो श्वास नलियों में बटी होती है ना। और ये आगे फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? फेफड़े। और ये आगे और श्वसनिकाओं में बटी होती है। अंतिम जो भाग है वो गुब्बारे जैसा फूला हुआ आता है, उसे वायु कुप्पिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु कुप्पिका। यहाँ श्वास नलिकाएं जुड़ी होती हैं, ये रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होगा? अपने जो ऑक्सीजन जो है, फेफड़ों में तो सारी गैस जाएंगी, ऑक्सीजन और CO2, लेकिन यहाँ रक्त के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या होता है अपने यहाँ? हीमोग्लोबिन, जिसको HB से लिखते हैं अपन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को रक्त के अंदर घोल करके कहाँ लेके जाएगा? हृदय के पास। और ये जो हृदय के 4 भाग हैं, ठीक है ना, इसमें यहाँ ये लाता है कौन से भाग में? बाह्य आलिंद में। बाह्य आलिंद से बाह्यनिलय में जाएगा और बाह्यनिलय से ये महाधमनी के द्वारा धमनियों में और फिर प्रत्येक कोशिका तक यहाँ ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो ये जो हवा में जो ऑक्सीजन थी, इसको कौन लेके आया? फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर आगे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो हृदय, और हृदय पंप करता है, धक्का देता है, और ये रक्त पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो देखिए क्या बता रहा है, यानी कि O2 और CO2 का। अब इन कोशिकाओं में क्या हुआ है? इन कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होगी, ठीक है। श्वसन क्रिया से क्या होगा? CO2 गैस बनेगी। अब वो CO2 गैस पहले कहाँ जाएगी? रक्त के अंदर घुल करके शिरा से महाशिरा, और ये महाशिरा से दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर ये फेफड़ों के अंदर ये फुफ्फुसीय जो धमनी है वो यहाँ छोड़ देगी, ठीक है। कहाँ? वायु कुप्पिका में। तो ये वायु कुप्पिका में CO2 छोड़ दी जाती है। तो ये O2 और CO2 का क्या हो गया? आदान प्रदान या विनिमय। इसे अपन विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होना। तो O2 आ रही है, CO2 भेजी जा रही है, ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है इसे हमारे शरीर के अंदर। तो ये पर्यावरण की बात कर रहा है बाहर, ठीक है। रक्त की बात यहाँ होगी। देखिए रक्त के अंदर ये है, रक्त के अंदर है ना, ये रक्त के अंदर ये CO2 और कोशिकाओं, और ये कोशिकाएं के मध्य जो विनिमय होता है, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, उसे अपन श्वसन कहते हैं। देखिए अपन ये जो यहाँ फेफड़ों में जो O2 आ रही है, CO2 छोड़ रहे हैं ना, ये तो बाह्य श्वसन कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो कोशिकाओं के पास में O2 पहुंच रही है और CO2 वापस भेज रहे हैं, ये आंतरिक श्वसन कहलाएगा, ठीक है। तो बाह्य श्वसन जो है फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है, वो तो दाब के कारण होता है, ठीक है, वायु दाब के कारण। और यहाँ पर जो कोशिकाओं के अंदर जो O2 और CO2 का आदान प्रदान है, वो विसरण के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं आगे। रक्त O2 युक्त शुद्ध वायु को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। देखिए ये O2 युक्त शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजन यहाँ इस महाधमनी से धमनी में यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। तथा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित, अब इन कोशिकाओं ने क्या किया? श्वसन क्रिया की। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बनेगी? CO2। तो ये CO2 क्या होगी? इसको उत्सर्जित करना है, बाहर निकालना है। CO2 का परिवहन करती है और फेफड़ों के द्वारा वो एम्ब्रेन में छोड़ देती है। देखिए यहाँ पहले हृदय में जाएगी ये, ठीक है, और हृदय से ये जो दाया आलिंद है, फिर दाया नीले, फिर ये फुफ्फुसीय जो धमनी है, इससे होती हुई है वायु कुप्पिका में, और फिर श्वास नली से बाहर छोड़ दी जाती है। मानव श्वसन तंत्र 3 भागों में विभक्त है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। देखिए यहाँ पर जो अपने जो खोपड़ी है, यहाँ नासिका है, नाक है ना, मुख है, इन दोनों के द्वारा श्वास नली के अंदर जो है वो वायु आती है। और ये जो श्वास नली है, ये आगे चल करके वक्ष गुहा में 2 फेफड़ों में खुलती हैं, ठीक है ना। फिर आगे श्वसनिकाएं, फिर अंतिम जो भाग है वो वायु कुप्पिकाएं, ऐसे वायु कुप्पिका। तो ये क्या बता रहा है कि 3 भाग कौन कौन से? ऊपरी श्वसन तंत्र, ये जो अपने यहाँ ये मुख्य नासिका है ना, इनकी बात कर रहे हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र है। निचला श्वसन तंत्र ये फेफड़े के लिए श्वास, श्वसनिका, श्वास नली, वायु कुप्पिका निचला श्वसन तंत्र है। तीसरा श्वसन मांसपेशियां। यहाँ देखिए एक मध्यपट नाम की एक मांसपेशी का बना हुआ एक अंग होता है, जिसको अंग्रेजी में डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता है, यानी कि अब तो ऐसा है और ये ऐसा भी हो जाएगा, यानी कि इसमें ये संकुचन हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा डायफ्राम या मध्यपट, तो ये फेफड़े जो है इनको फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। ये फेफड़े जो है आकार में बड़े हो जाएंगे ऐसे, है ना। और जब ये आकार में बड़े होंगे तो अंदर वायु जो अंदर आएगी,
निःश्वसन होगा, और वापस जब ये डायफ्राम ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये डायफ्राम जो नीचे है ये वापस ऊपर जाएगा, शिथिलन अवस्था में आएगा, तो उस समय क्या होगा, फेफड़ों का आकार वापस छोटा हो जाएगा ऐसा ही, और ये जो वायु है वो बाहर निकाली जाएगी, जिसे उच्छ्वसन कहते हैं। अंदर लेना निःश्वसन, बाहर निकालना उच्छ्वसन। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र के 3 भाग हो गए। अब ये ऊपरी श्वसन तंत्र की बात कर रहा है। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या क्या है, नासिका अभी मैंने बात की, मुख, ग्रसनी और सवर्य यंत्र। सवर्य यंत्र अपने गले के अंदर जो सवर्य यंत्र है, इसे अपन अंग्रेजी में लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेरिंग्स नाम से भी जाना जाता है। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग होगी। फिर निचले श्वसन तंत्र में क्या क्या है, जैसे श्वास नली है ना, फेफड़े हैं, ब्रोंकाई यानी कि जो श्वसनी, ब्रोंक्यूल श्वसनिकाएं, और कुप्पिका, कुप्पिका जो वायु कुप्पिका गुब्बारे जैसी संरचना, ये निचले श्वसन तंत्र के भाग हैं। चलिए फिर अपन बात करते हैं आगे मध्यपट यानी कि डायफ्राम की। अभी मैंने आपको बताया था मध्यपट मुख्य श्वसन की मांसपेशी है, इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट होती है यानी कि प्रवेश करती आती है। जैसे ये डायफ्राम अगर ऐसा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो फेफड़े हैं, रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है, ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, ये संकुचन अवस्था में है, तो फेफड़े बड़े हो जाएंगे, फैलेंगे, और फैलेंगे तो ये इनके अंदर वायु अंदर आएगी, ठीक है, प्रविष्ट होगी वायु। और शिथिलन अवस्था के अंदर यानी डायफ्राम जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो जो फेफड़े हैं यहाँ, इन फेफड़ों का आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है, इनका, तो यहाँ पर ये वायु जो है वो ऊपर की ओर, यानी कि ये फेफड़े, ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर जाएगा, शिथिलन होगा, तो ये वायु बाहर निकलती है, ठीक है ना, शिथिलन बाहर निकालती है। अगला पॉइंट है आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय। देखिए आंतरिक श्वसन कौन सा, जो अभी अपन ने बताया था कि कोशिकाओं के पास ये जो हृदय है, उस हृदय के जो फेफड़ों के पास, फेफड़ों से वायु कहाँ आती है, शुद्ध होकर के बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी, और ये महाधमनी आगे धमनियों में बटी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी धमनियों में। और ये महाधमनी जो अंत में सबसे लास्ट में जहां कोशिका के पास रक्त लेके जाती है, उस नलिका को कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं, केशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिलरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी, ठीक है ना। केशिका का मतलब केस के आकार की, बाल जितनी बारीक होती है। अपना जो बाल है, केस है, बाल जो है वो केस पर्यायवाची शब्द है। तो आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय, ये आंतरिक श्वसन है, कोशिकाओं के अंदर जो O2 आ रही है और श्वसन में जो CO2 बन के जाएगी, ये श्वसन क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन। तो ये बता रहा है कि जो आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय, विनिमय यानी कि आदान प्रदान, O2 आ रही है और CO2 जा रही है, तो ये कौन सी विधि द्वारा होती है, विसरण द्वारा। विसरण का मतलब होता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलना। इन कोशिकाओं में जब O2 कम हो जाएगी, श्वसन क्रिया के दौरान क्या हो गया, ऑक्सीजन को काम में ले लिया, तो O2 कम होगी, तो ये O2 इनके अंदर आ जाएगी, यानी कि यहाँ इस केशिका में ऑक्सीजन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन के पास, रक्त के अंदर, ठीक है, तो यहाँ अधिक से कम की ओर आ जाएगी। और यहाँ जो कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, CO2 ज्यादा बन गई, तो CO2 जो है वो यहाँ से इस केशिका से केशिका में, फिर ये शिरा, और शिरा से फिर अंत में महाशिरा, और महाशिरा से हृदय के दाया आलिंद में, दाया नीले में, फिर यहाँ से फेफड़ों के पास पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो आंतरिक श्वसन की बात कर रहा है, विसरण द्वारा होता है। और यहाँ पर ये जो फेफड़ों में बाहर जो निकलती है, ये होता है दाब के द्वारा, ठीक है। रुधिर में अब रक्त परिसंचरण तंत्र वाली की बात कर रहा है। रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, तीसरी बिंबाणु जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त में जो द्रव्य भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। देखिए अपन बात करें कि रक्त का जो रेखा चित्र बनाए, तो रक्त जो है उसके अंदर एक तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी होती है रक्त कणिकाएं, क्या होती हैं, रक्त की कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स होती हैं जिनको विमाणु कहते हैं। तो ये रक्त जो है, रक्त के अंदर तरल भाग जो है वो तो प्लाज्मा है, और कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। आगे ये बता रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त, देखो 3 चीजें होती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण 3 चीजों से होता है, किन किन से, एक तो हृदय, दूसरा रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां कौन सी, धमनी और शिराएं, है ना, और एक रक्त। तो ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाती है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। रक्त के अलावा शरीर में एक अन्य द्रव्य लसिका भी परिवहन का कार्य करता है, यानी कि लसिका भी पाया जाता है, रक्त के अलावा तरल द्रव्य है।
लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूहों में, हमारे जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से, ए बी और ओ, है ना। जैसे कहते हैं मेरा रक्त समूह ए है, अपन किसी व्यक्ति को जब खून की जरूरत होती है तो अपन रख देते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, तो उसी को रख दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि हमारी जो आरबीसी है, अभी अपन ने आरबीसी पढ़ी, ये लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, ये आरबीसी का आकार द्वि अवतलाकार होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ए प्रकार की एंटीजन है, जिस व्यक्ति की आरबीसी पर क्या है, ए प्रकार की एंटीजन यहां ऊपर है इसके, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। और जिस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर क्या है, बी प्रकार की एंटीजन है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी के ऊपर क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, दोनों प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन बोल दो या एंटीजन बोल दो, एक ही बात है। तो उसे उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ यानी कि ये शून्य है, कोई किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को, रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी और ओ। दूसरा एक प्रकार और है, वो है आर एच प्रतिजन, जिसकी आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी है और आर एच प्रकार का प्रतिजन उपस्थित है, वो तो आर एच प्लस कहलाएगा, और जिस व्यक्ति की आरबीसी पर नहीं है वो आर एच माइनस कहलाएगा, ठीक है। आर एच धनात्मक और आर एच ऋणात्मक कहते हैं। अगला पॉइंट, जिन रक्त वाहिनियों में O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उन्हें धमनी कहते हैं। देखो धमनी और शिरा में अंतर की बात कर रहा है। धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें रक्त में ऑक्सीजन है, वो शुद्ध रक्त कहलाएगा, ठीक है। तथा विऑक्सीजनित रक्त, विऑक्सीजन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वो अपशिष्ट यानी कि वो गंदा खून है, अशुद्ध रक्त है। वो अशुद्ध रक्त, उसमें क्या है, ऑक्सीजन तो नहीं है, तो क्या होगी उसमें CO2 होगी, ठीक है। यानी कि CO2 वाला जो रक्त है वो अपशिष्ट युक्त रक्त जो है परिवहन करती है, वो शिरा कहलाती है। कैसे, जैसे हमारी कोशिकाओं के अंदर शोषण हो रहा था, ये केशिका से फिर ये एक केशिका मान लीजिए, कुछ केशिका और है दूसरी, ये सारी केशिकाएं मिलकर के क्या बना रही है यहाँ पर, इस प्रकार से एक शिरा में अशुद्ध रक्त बनता है, क्योंकि शोषण में यहाँ CO2 गैस बनी कोशिकाओं में, और ये शिरा से कहा महाशिरा कहाँ जाएगी, हृदय के पास, ठीक है ना, हृदय के इस दाएं आलिंद में, दाएं नीले में। तो यहाँ पर ये जो शिराएं हैं, महाशिरा और शिरा, इन सब में अशुद्ध रक्त है, और यहाँ फेफड़ों से जो शुद्ध होकर के रक्त आया है, ये अपने बाएं नीले से ये महाधमनी आगे धमनी में बढ़ जाती है, धमनी आगे जाकर के केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, इन केशिकाएं कोशिकाओं में खुलती हैं। तो ये यहाँ ये क्या है, ये महाधमनी और धमनिया, इनमें शुद्ध रक्त बहता है यानी कि O2 वाला, और ये जो शिरा है, महाशिरा है, इनमें CO2 वाला अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले। देखिए हृदय के मैंने बताया है कई बार 4 भाग है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो भाग है, ये दोनों ये आलिंद है, ठीक है, यहाँ कपाट होते हैं बीच में, और ये दोनों नीले हैं। अगली बात कर रहा है मानव मूत्र की, यानी कि उत्सर्जन तंत्र की। मानव मूत्र के माध्यम से मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है, यूरिया बनती है। देखिए समझते हैं, हमने जो नाइट्रोजन वाले पदार्थ जो भोजन में खाए हैं, जिस भोजन में अपने जो भोजन है उन सब में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। जैसे प्रोटीन वाला पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है। तो ये जो नाइट्रोजन वाला पदार्थ है, ये हमारे शरीर के अंदर जब हमारा शरीर पूरे पोषक तत्वों को काम में ले लेता है, तो उसके पश्चात अपशिष्ट पदार्थ बनता है। ये अपशिष्ट पदार्थ पहले अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया, जिसको अपन NH3 कहते हैं, ठीक है ना। ये अमोनिया जो है, अमोनिया से क्या बनेगी, यूरिया बनेगी, ठीक। और ये यूरिया कहाँ बनती है, यकृत में बनती है। जैसे अपना ये जो यकृत है ना, लीवर, ठीक है, ये यकृत में, इस यकृत में बनेगी, और यकृत से ये रक्त के अंदर घुल करके यूरिया ये कहाँ जाएगी, अपनी जो किडनियां हैं, दोनों उत्सर्जित तंत्र जो अपना ये वृक्क है, इनके पास आ जाएगा ये, है ना। और ये किडनी क्या करती है, उसका निस्यंदन करती है। निस्यंदन यानी कि छानने का काम करती है, रक्त के अंदर से यूरिया को अलग कर देंगी, और वो यूरिया जो है वो मूत्राशय में, ठीक है, और मूत्राशय से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का, ठीक है। यूरिया कहाँ बनती है, यूरिया बनती है यकृत में। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, किडनी में होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से 2 वृक्क होते हैं, अभी मैंने डायग्राम बनाया। एक मूत्राशय होता है, और मूत्र वाहिनियां, दो वृक्क से मूत्र वाहिनियां निकलेंगी 2, और एक मूत्र मार्ग, जिससे अपन मूत्र बाहर निकाल देते हैं।
अब देखिए, जो वृक्काणु नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की प्रमुख क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। कैसे? जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था कि ये वृक्क का डायग्राम है। इस वृक्क के अंदर इस प्रकार से वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं, जो कि कई लाखों की संख्या में हैं। ठीक है ना, ये वृक्काणु नेफ्रॉन ऐसे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं मुख्य रूप से? जो रक्त के अंदर यूरिया घुली हुई है उसको छानने का काम करते हैं, उसके निषेधन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये बोमन संपुट है ना, वृक्काणु की संरचना। ये एक वृक्काणु है पूरा। ये बोमन संपुट हो गया। ये इसकी नलिका है ना, ये जो नलिका है, समीपस्थ नलिका, हेलने का लूप, ये लूप है। ये दूरस्थ नलिका, ये संग्राहक नलिका, और फिर उसके बाद में ये छन करके जो मूत्र को है यहाँ पर मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में भेज देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भी ये काम करेगा, है ना। ये सारे के सारे जो वृक्काणु बनाए हैं या नेफ्रॉन बनाए हैं, ये नेफ्रॉन जो मूत्र का निर्माण होता है, ये उसको मूत्राशय में भेज देते हैं। इसी प्रकार से इधर जो किडनी है दूसरी वाली, ये भी इसी प्रकार से ये काम करेगी। अगला जो है वो जनन तंत्र का पॉइंट है। लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी कोशिकाओं का निर्माण यौनारंभ में होता है। यानी कि हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। तो ये हमारे शरीर के अंदर कब से बनने शुरू होते हैं? यौनारंभ के समय। जब बाल्यावस्था से अगली अवस्था आती है यौनारंभ, 18-19 साल, यानी कि 14-15 साल से लेकर के 18-19 साल की अवस्था यौनारंभ की अवस्था है। उसके बाद में वयस्क अवस्था आ जाएगी। 18-19 साल के बाद में वयस्क अवस्था शुरू होती है। तो ये यौनारंभ जो अवस्था है 13-14 साल से लेकर के 18-19 साल के बीच की, उस समय हमारे शरीर के अंदर युग्मक बनने शुरू हो जाते हैं। नर के अंदर तो नर युग्मक शुक्राणु, और मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनने शुरू होते हैं। मानव में द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, जिसमें नर शुक्राणुओं का, नर किसका निर्माण करेगा? शुक्राणुओं का, और मादा अंडाणुओं का निर्माण करती है। मानव नर में टेस्टोस्टेरोन, देखिए जो हार्मोन है इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर जो गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, है ना, कब? यौनारंभ के समय। ठीक है, तो उस समय ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये वर्षण में बनता है। वर्षण जो है हमारे दोनों टांगों के बीच में जो गोलियां पाई जाती हैं नीचे बाहर ना, वो वर्षण कहलाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, और वर्षण से शुक्राणु बनता है। ठीक है ना, शुक्राणु का निर्माण भी वर्षण से होता है। स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, स्त्रियों के अंदर जो मादा जनन तंत्र है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, है ना। वो अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं, जिसके कारण उनके गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज का पतला होना, स्तन का बड़ा होना, ठीक है, और रक्त चक्कर, जिसको अपन पीरियड्स कहते हैं, 28 दिन पश्चात रक्त का स्त्राव होना, ये सारे लक्षण दोनों हार्मोन्स के कारण होते हैं। अगला पॉइंट है, जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक अंग तो है युग्मकों का निर्माण करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है? प्राथमिक अंग जो है वो तो है वर्षण। नर जनन तंत्र का क्या है? वर्षण है। और मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है? वो है अंडाशय। ठीक है ना, अंडाशय है। चलिए अपन देख लेते हैं आगे। प्राथमिक अंगों के अलावा जो और अंग है वो द्वितीयक अंग कहलाएंगे। ठीक, अब नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? वर्षण। वर्षण जो है प्राथमिक अंग है। दो एक जोड़ी जो गोलियां पाई जाती हैं वो वर्षण कहलाते हैं। वर्षण किन के अंदर होता है? वर्षण कोश में होता है। जो थैलेनुमा त्वचा जो खाल की बनी हुई है ना, जिसके अंदर वर्षण है, अपनी गोलियां है, वो वर्षण कोश है। फिर शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शीशन। ये आपको चित्र में देखोगे तो वहां समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से अंग हैं। दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। अंडाशय होते हैं एक जोड़ी, ये प्राथमिक अंग है मादा के अंदर। अंडवाहिनी, गर्भाशय, और बाहर जो बाहर खुलता है वो भाग योनि कहलाता है। ठीक है, अगला जो भाग है, पॉइंट है, वो है मानव में विभिन्न तंत्रों एवं अंगों व तंत्रों के मध्य परस्पर समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। देखिए दो तंत्र मिलकर के ना अन्य तंत्रों को नियंत्रित करते हैं एक प्रकार से। तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, वो सारे भाग। अंतःस्त्रावी तंत्र का मतलब ग्रंथियां। ये दोनों तंत्र मिलकर के ही क्या करते हैं? विभिन्न तंत्रों के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि तालमेल बिठाते हैं। समन्वय का मतलब तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं कार्य करती हैं। मस्तिष्क ही पूरे शरीर का अपना संतुलन बनाना, याददाश्त का काम करना, है ना, ये सारे काम मस्तिष्क ही करता है। सोचना, समझना, तर्क शक्ति, ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क में होती हैं। अंतिम जो पॉइंट है वो है अंतःस्त्रावी तंत्र यानी ग्रंथियों के बारे में मुख्य रूप से नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर है, ये क्या बनाती है? हार्मोन बनाती हैं, और वो हार्मोन सीधा ही रक्त में छोड़ देती हैं बिना नलिका के, इसलिए नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं।
कौन कौन सी हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, अपने मस्तिष्क का ही भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीन भाग होते हैं। तथा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, अधर तल पर, ठीक है। ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है, ये ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहां से अपने छोटे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उनको समझा। धन्यवाद।